जय हिंद दोस्तों, स्वागत है टॉपर्स की डायरी चैनल में। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक बहुत ही खास विषय को गहराई से समझेंगे। बिल्कुल, और ये एक ऐसा विषय है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सही कहा। आज का हमारा फोकस एक बेहद महत्वपूर्ण मैप पर है। एक ऐसा नक्शा जो भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भाषाओं को दर्शाता है। और सच कहूं तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये मैप एक तरह की गोल्ड माइन है। एकदम गोल्ड माइन है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं, क्योंकि ये नक्शा सिर्फ राज्यों और उनकी भाषाओं की कोई उबाऊ सूची नहीं है। हाँ, मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बस रट्टा मार लिया जाए। वही तो, ये भारत की भाषाई विविधता की पूरी कहानी बताता है। जब हम इसे मैप पर देखते हैं तो दिमाग में एक स्थानिक स्मृति बन जाती है, जिसे हम स्पेशियल मेमोरी कहते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इन भाषाओं को सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि इनके पीछे के पैटर्न को समझना है। बिल्कुल। भाषाएं कभी भी शून्य में विकसित नहीं होती। वे पहाड़ों, नदियों और ऐतिहासिक सीमाओं के साथ चलती हैं। तो अगर हम भूगोल और इतिहास को जोड़ लें तो परीक्षा में सवाल हल करना बहुत आसान हो जाएगा। एकदम तार्किक हो जाएगा। तो इस तार्किक सफर की शुरुआत हम एकदम उत्तर से करते हैं। नक्शे में सबसे ऊपर है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र। जी। जम्मू कश्मीर के बॉक्स में अगर देखें तो वहां एक बहुत ही सघन भाषाई मिश्रण है। कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। 5 भाषाएं। हाँ, 5 भाषाओं का मिश्रण। लेकिन अंत ही इसके ठीक पूर्व में लद्दाख की तरफ नजर डालें तो वहां की तस्वीर अचानक से बदल जाती है। लद्दाख में मुख्य रूप से क्या दर्ज है? लद्दाख के लिए नक्शे में सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी का जिक्र है। और ये बहुत बड़ा बदलाव है। वही तो, लद्दाख की अपनी तिब्बती बौद्ध संस्कृति है, अपनी बोलियां हैं, फिर भी वहां हिंदी और अंग्रेजी का ये दबदबा, ये क्या दर्शाता है? यह दरअसल वर्तमान राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन का सीधा परिणाम है। ऐतिहासिक रूप से जब ये पूरा क्षेत्र एक ही रियासत था, तब उर्दू का वर्चस्व था। पीर पंजाल के एक तरफ कश्मीरी और जम्मू की तरफ डोगरी। लेकिन जब लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना तो उसके प्रशासनिक ढांचे और सेना की उपस्थिति के कारण हिंदी और अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में उभरी। प्रशासनिक संपर्क भाषा। बिल्कुल, पुरानी किताबों में ये डेटा एक साथ मिलता है, लेकिन ये नया मैप इस नए प्रशासनिक यथार्थ को दर्शाता है। ये प्रशासनिक बदलाव वाकई भाषा के ग्राफ को बदल देता है। और इसी से मिलता जुलता एक और दिलचस्प पहलू हमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिलता है। देवभूमि। हाँ, इन दोनों राज्यों के लिए नक्शे में हिंदी के साथ साथ संस्कृत को बहुत ही स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है। What is fascinating here is, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर हम पहाड़ी बोलियों की बात करते हैं, जैसे गढ़वाली या कुमाऊनी या हिमाचली बोलियां। हाँ, लेकिन संस्कृत का नक्शे में दर्ज होना एक गहरे सांस्कृतिक और राजनीतिक निर्णय को दर्शाता है। जहां तक मुझे याद है, 2010 में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना था जिसने संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। एकदम सही। और कुछ वर्षों बाद हिमाचल प्रदेश ने भी इसी तर्ज पर संस्कृत को ये सम्मान दिया। परीक्षा के नजरिए से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर ऐसे सवाल आते हैं कि किन राज्यों में संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। जी, ये तथ्य ये भी स्पष्ट करता है कि मैप में दर्ज भाषाएं हमेशा वो नहीं होती जो सड़कों पर सबसे ज्यादा बोली जाती हैं। हाँ, बल्कि वे भी होती हैं जिन्हें संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। एग्जैक्टली। अब इन सांस्कृतिक प्रतीकों से थोड़ा नीचे आते हैं, उत्तर और मध्य भारत के विशाल मैदानी इलाकों की ओर। हिंदी बेल्ट। हाँ, हिंदी बेल्ट। पंजाब में पंजाबी का स्वाभाविक दबदबा है, लेकिन इसके ठीक बगल में हरियाणा का बॉक्स देखिए। वहां हिंदी और पंजाबी के साथ अंग्रेजी का भी प्रमुखता से जिक्र है। और ये कोई संयोग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर हम राजस्थान और मध्य प्रदेश को देखें तो वह पूरी तरह से एक बड़े हिंदी ब्लॉक के रूप में दिखाई देते हैं। तो हरियाणा में अंग्रेजी क्यों है? वही मैं सोच रहा था, ये शायद एनसीआर के विस्तार और गुरुग्राम जैसे कॉर्पोरेट हब के विकास का नतीजा है। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था और औद्योगिकरण किस तरह भाषाई ताने बाने को बदलते हैं, हरियाणा उसका सटीक प्रमाण है। जब देश भर से पेशेवर लोग काम करने आते हैं तो एक तटस्थ संपर्क भाषा चाहिए होती है, जो इस मामले में अंग्रेजी है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान और मध्य प्रदेश इतने विशाल हैं कि उनके भीतर दर्जनों बोलियां पनपती हैं। मारवाड़ी, मेवाड़ी, बुंदेली, मालवी। हाँ, लेकिन प्रशासनिक सुगमता के लिए हिंदी एक मजबूत छतरी की तरह काम करती है, जो इन्हें हिंदी बेल्ट का सबसे मजबूत स्तंभ बनाती है। और इसी हिंदी बेल्ट के पूर्वी हिस्से की तरफ बढ़ें तो विविधता का एक नया तड़का मिलता है। उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ। जी। उत्तर प्रदेश में नक्शा हिंदी के साथ उर्दू को प्रमुखता से दिखाता है,
लेकिन सीमा पार करके बिहार पहुंचते ही ये समीकरण हिंदी, उर्दू और भोजपुरी में बदल जाता है। और इसी तरह मध्य प्रदेश से अलग हुए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी को एक प्रमुख पहचान दी गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में उर्दू का होना अवध और मुगल काल की गहरी ऐतिहासिक जड़ों को दर्शाता है, जहां आज भी प्रशासन में उर्दू रची बसी है। लेकिन बिहार में भोजपुरी और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी का उभरना स्थानीय बोलियों के भाषाई सशक्तिकरण का प्रतीक है। और ये सशक्तिकरण क्षेत्रीय अस्मिता से गहराई से जुड़ा है। बिल्कुल। जब कोई स्थानीय बोली जैसे भोजपुरी बहुत बड़े जनसमूह द्वारा बोली जाने लगती है और उसका अपना विशाल साहित्य और सिनेमा बन जाता है, तो वो महज एक बोली नहीं रहती, वो राज्य की एक प्रमुख भाषाई पहचान बन जाती है। छत्तीसगढ़ का उदाहरण को और भी सटीक है। 2000 में जब राज्य बना तो उसका आधार ही वहाँ की विशिष्ट जनजातीय और क्षेत्रीय संस्कृति थी। कि ये बात पश्चिम भारत में जाकर एक बड़े भाषाई संगम का रूप ले लेती है। पश्चिम का मेल्टिंग पॉट। जी, गुजरात में मुख्य रूप से गुजराती और हिंदी का प्रभाव है, जो एक व्यापारिक राज्य के लिए सामान्य है। लेकिन महाराष्ट्र का बॉक्स इस पूरे नक्शे में सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। महाराष्ट्र में 4 भाषाओं का एक साथ उल्लेख है, मराठी, हिंदी, उर्दू और गुजराती। किसी एक राज्य में भाषाओं का ये सबसे विविध मिश्रण है। मुंबई महानगर का चुंबकत्व इसका एक बड़ा कारण है, जिसने पूरे देश से लोगों को अपनी ओर खींचा। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो महाराष्ट्र की ये तस्वीर उसके इतिहास, भूगोल और आधुनिक अर्थव्यवस्था तीनों का निचोड़ है। मराठी तो वहाँ की माटी की भाषा है। और हिंदी बॉलीवुड और प्रवासियों के कारण एक अघोषित लेकिन मजबूत संपर्क भाषा बन चुकी है। और गुजराती का प्रभाव वो सदियों पुराने व्यापारिक संबंधों और पारसी गुजराती व्यापारियों के योगदान से जुड़ा है। और उर्दू का संबंध मराठवाड़ा क्षेत्र से है, जो लंबे समय तक हैदराबाद के निजाम के शासन का हिस्सा रहा था। वाव, निजाम के शासन का ये ऐतिहासिक संदर्भ बहुत ही प्रासंगिक है और ये दक्षिण भारत की ओर बढ़ते ही और भी स्पष्ट हो जाता है। दक्षिण भारत का पैटर्न एकदम अलग है। बिल्कुल, महाराष्ट्र से दक्षिण की ओर जाते ही वो जो पूरे उत्तर और पश्चिम भारत में फैली हिंदी की चादर थी ना, वो अचानक गायब हो जाती है। एकदम स्पष्ट बदलाव। कर्नाटक में कन्नड़ और अंग्रेजी, केरल में मलयालम और अंग्रेजी, और तमिलनाडु में तमिल और अंग्रेजी का वर्चस्व है। दक्षिण के इन तीनों प्रमुख राज्यों ने अपनी मातृभाषाओं को सर्वोच्च रखा है और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के बजाय अंग्रेजी को चुना है। ये भारतीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण भाषाई अध्यायों में से एक है। बिना किसी राजनीतिक पक्ष के अगर ऐतिहासिक तथ्य को देखें तो 1960 के दशक में दक्षिण भारत में हिंदी थोपे जाने के खिलाफ बड़े आंदोलन हुए थे। जी। इन राज्यों की भाषाएं द्रविड़ियन भाषा परिवार से आती हैं, जिनका संस्कृत या हिंदी से कोई सीधा उद्गम नहीं है। अपनी भाषाई शुद्धता बनाए रखने और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने के लिए उन्होंने अंग्रेजी को चुना। किसी भी परीक्षा के लिए यह समझना जरूरी है कि दक्षिण भारत में अंग्रेजी महज एक विदेशी भाषा नहीं है, बल्कि वो एक स्वीकार्य और तटस्थ पुल का काम करती है। बिल्कुल, एक लिंक लैंग्वेज है। इसी तटस्थ पुल का एक और शानदार तुलनात्मक अध्ययन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच देखने को मिलता है। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है ना? नक्शे में ये बहुत ही रोचक तरीके से दिखाया गया है। एक ही भाषा बोलने वाले 2 राज्य दूसरी भाषा के मामले में बिल्कुल अलग हैं। आंध्र प्रदेश में तेलुगु और अंग्रेजी है, जबकि उसी से अलग हुए तेलंगाना के बॉक्स में तेलुगु और उर्दू लिखा है। तो इसका क्या मतलब है? दोनों की आत्मा तेलुगु है, लेकिन तेलंगाना में उर्दू का गहरा प्रभाव निजामों के उस लंबे शासन की गवाही देता है जिसने दक्कन की तहजीब को आकार दिया। यह जानकारी सीधे तौर पर परीक्षा के कठिन सवालों को हल करने में मदद करती है। कैसे? जो आज का सीमांध्र या आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, वो ऐतिहासिक रूप से मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जहां अंग्रेजी शिक्षा का जोर था। इसके विपरीत तेलंगाना का बड़ा हिस्सा सीधे निजाम के अधीन था, जहां प्रशासन का माध्यम उर्दू था। तो जब तेलंगाना अलग राज्य बना तो उसने अपनी इस दक्कनी और उर्दू मिश्रित पहचान को सहर्ष अपनाया। नक्शे की ये छोटी सी भिन्नता दरअसल 2 अलग-अलग ऐतिहासिक कालखंडों की कहानी बयां कर रही है। एकदम सही। दक्षिण की स्पष्ट तस्वीर के बाद अब चलते हैं पूर्वी भारत की ओर। वहां की भाषाई जटिलता एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। ओडिशा में तो उड़िया भाषा के साथ तस्वीर स्थिर है। हाँ, लेकिन पश्चिम बंगाल और झारखंड पर आते ही भाषाओं का एक घना जंगल नजर आता है।
संथाली, कुरुख और कुरमाली जैसी भाषाओं की लंबी सूची है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों के कारण नेपाली की मजबूत उपस्थिति है। और पश्चिमी सीमांत इलाके जो छोटा नागपुर के पठार से लगते हैं, वहाँ संथाली और कुरुख जैसी गहरी जनजातीय भाषाएं गूंजती हैं। पश्चिम बंगाल का ये भाषाई विस्तार अक्सर छात्रों को चौंका देता है, जो मानते हैं कि ये केवल एक एकल भाषाई राज्य है। और जब इसी पठारी बेल्ट से होते हुए हम झारखंड की तरफ देखते हैं, तो वहाँ अंगिका, भोजपुरी, हो, खरिया, खोरठा और मगही जैसी भाषाओं का विशाल समूह दर्ज है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानव शास्त्रीय तथ्य समझना जरूरी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इन्हीं जनजातीय भाषाओं के बारे में पूछा जाता है। जैसे हो, संथाली या खरिया। हाँ, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक और द्रविडियन भाषा परिवारों का हिस्सा है। आसान शब्दों में समझे तो ये वो प्राचीन भाषा परिवार है जो संस्कृत या हिंदी के जन्म लेने से भी हजारों साल पहले से भारत के मूल निवासियों द्वारा बोले जाते रहे हैं। इनका व्याकरण उत्तर भारत की आम भाषाओं से बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल। और कला और संस्कृति के पेपर में भाषा परिवारों से जुड़े सवाल अक्सर आते हैं। अंगिका, मगही और भोजपुरी का झारखंड में होना ये भी दिखाता है कि बिहार के साथ इसकी ऐतिहासिक साझेदारी का प्रभाव कितना गहरा है। सही कहा। पूर्वी भारत की इस गहराई को समझने के बाद अब उस क्षेत्र का रुख करते हैं जो अपनी अद्भुत विविधता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, पूर्वोत्तर भारत, यानी 7 सिस्टर्स। नॉर्थ ईस्ट के इस नक्शे में हर राज्य की एक अलग कहानी है। शुरुआत असम से करते हैं, जहां असमिया, बंगाली और बोडो का उल्लेख है। ब्रह्मपुत्र घाटी में असमिया है और बाराक घाटी ऐतिहासिक रूप से बंगाली भाषी रही है। और बोडो भाषा का शामिल होना उस लंबे बोडोलैंड आंदोलन और जनजातीय स्वायत्तता की सफलता को दर्शाता है। असम के इस त्रिकोणीय समीकरण के ठीक बगल में अरुणाचल प्रदेश की स्थिति बिल्कुल अलग है। भारत के सबसे दुर्गम और रणनीतिक राज्यों में से एक। वहां अंग्रेजी और डफला को चिन्हित किया गया है। अरुणाचल में 100 से भी अधिक अलग-अलग जनजातियां हैं और उनकी बोलियां इतनी अलग हैं कि वो आपस में संवाद नहीं कर सकती। इस अत्यधिक भाषाई विविधता के कारण पूरे राज्य को एक सूत्र में पिरोने के लिए अंग्रेजी को मुख्य भाषा के रूप में अपनाना एक व्यवहारिक मजबूरी भी थी और एक रणनीतिक कदम भी। और डफला वहाँ की एक बेहद प्रमुख जनजाति और भाषा का नाम है, जिसे भूगोल में डफला हिल्स के नाम से बढ़ाया जाता है। भूगोल और भाषा का ये तालमेल मेघालय में और भी स्पष्ट है। मेघालय के बॉक्स में अंग्रेजी के साथ खासी और गारो दर्ज है। ये सीधा और सरल है। मुख्य पहाड़ियों के नाम ही खासी, गारो और जयंतियां हैं। और इन्हीं पहाड़ियों पर निवास करने वाली जनजातियों की भाषाएं भी यही हैं। इसके बाद जब मिजोरम और नागालैंड की ओर बढ़ते हैं, तो ईसाई मिशनरियों के ऐतिहासिक प्रभाव और शिक्षा के प्रसार के कारण अंग्रेजी की जड़ें बहुत गहरी दिखाई देती हैं। नागालैंड की तो आधिकारिक भाषा ही अंग्रेजी है। जबकि मिजोरम में मीजड़ के साथ अंग्रेजी और हिंदी का भी उल्लेख है। अलग अलग नागा जनजातियों के बीच संपर्क के लिए नागालैंड में नागामीज नामक एक क्रियोल भाषा का भी प्रयोग होता है। हालांकि नक्शे में आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी ही प्रमुख है। अगर हम इस पूरे पूर्वोत्तर को देखें तो अंग्रेजी एक धागे की तरह काम कर रही है। एकदम सही। लेकिन इस पूरे क्षेत्र में एक राज्य ऐसा है जहां अक्सर परीक्षार्थी भ्रमित हो जाते हैं। त्रिपुरा? हाँ, त्रिपुरा। इसके बॉक्स में बंगाली, अंग्रेजी और कोकबोरोक लिखा है। विभाजन के बाद हुए विस्थापन के कारण त्रिपुरा की जनसांख्यिकी पूरी तरह बदल गई, जिससे बंगाली बहुत हावी हो गई। लेकिन कोकबोरोक वहां के मूल त्रिपुरी लोगों की अपनी प्राचीन भाषा है। कोक का अर्थ है भाषा और बोरोक का अर्थ है लोग। ये शब्द कोकबोरोक परीक्षाओं का बहुत चहेता शब्द है। अक्सर मिलान वाले सवालों में इसे त्रिपुरा से जोड़ने के लिए कहा जाता है। ये स्वदेशी पहचान का संघर्ष पूर्वोत्तर के इतिहास को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी क्रम में आखिरी राज्य मणिपुर का उल्लेख करना भी जरूरी है, जहां मणिपुरी और अंग्रेजी दर्ज है। मणिपुरी, जिसे मैतेई भाषा भी कहा जाता है, पूर्वोत्तर की उन बहुत कम भाषाओं में से एक जिसकी अपनी एक समृद्ध लिखित साहित्य परंपरा और अपनी अलग लिपि रही है। तो इस प्रकार कश्मीर की घाटियों से लेकर सुदूर पूर्वोत्तर की पहाड़ियों तक और गुजरात के तटों से लेकर दक्षिण के पठारों तक इस एक नक्शे ने पूरे भारत की ऐतिहासिक और भौगोलिक यात्रा को समेट कर रख दिया है। इस चर्चा का सार यही है कि यह नक्शा महज एक सूची नहीं है। यह भारत के प्रवासन पैटर्न, व्यापारिक मार्गों, जनजातीय अस्मिता और हमारे देश की जीवन सांस्कृतिक आत्मा का चित्र है। और जब तैयारी करने वाले इस तरह से विश्लेषण करके चीजों को समझते हैं, तो परीक्षा में एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना एक प्राकृतिक कौशल बन जाता है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए, यदि प्रश्न पत्र में पूछा जाए कि डफला और कोकबोरोक
किन क्षेत्रों से संबंधित हैं। और विकल्पों में पश्चिमी या मध्य भारत के राज्य हों। तो इस चर्चा के आधार पर उन गलत विकल्पों को तुरंत हटाया जा सकता है। सही उत्तर तक पहुंचने के लिए हमेशा रटना जरूरी नहीं होता। कभी-कभी गलत विकल्पों को तार्किक रूप से हटाना ही सबसे अचूक रणनीति होती है। ये रणनीति निश्चित रूप से और प्रतियोगी की तैयारी को मजबूत करेगी। यकीनन। भारत की इस भाषाई विविधता की यात्रा आज बहुत ज्ञानवर्धक रही, लेकिन इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण सवाल है जो सीधे तौर पर इस नक्शे और भारत के संविधान से जुड़ा है। आज जिन दर्जनों भाषाओं का जिक्र हुआ है, संस्कृत से लेकर संथाली तक, इनमें से सभी को एक समान संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची ही वो पैमाना है जो आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देती है। बिल्कुल, और ये किसी भी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा घुमाकर पूछा जाने वाला विषय है। ये जानना सिर्फ एक संख्या याद रखने तक सीमित नहीं है, ये समझना भी जरूरी है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं और बाद में किन संशोधनों के जरिए सिंधी, नेपाली या संथाली को शामिल किया गया। तो श्रोताओं के लिए ये रहा एक खुला सवाल। वर्तमान में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और सबसे आखिरी संशोधन में किन 4 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया था? इस सवाल का जवाब खोजने की जिम्मेदारी श्रोताओं की है। ये खोज यकीनन इस भाषाई नक्शे की समझ को और भी पुख्ता कर देगी। इसी के साथ आज के इस बेहद खास और विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। आगे भी ऐसे ही विश्लेषणात्मक विषयों पर चर्चा होती रहेगी। सभी प्रतियोगियों को उनकी आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। बढ़ते रहें और नई चीजें सीखते रहें। जय हिंद।